तो आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले दोनों की जो मुलाकात थी, यानी चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात को पहले उन्होंने सार्थक रचनात्मक क्यों कहा, और अगर सार्थक और रचनात्मक बातचीत हुई थी तो फिर चीन के राष्ट्रपति को अचानक तानाशाह क्यों कहा? इसी के मायने समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर वोरा, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आप कूटनीति बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। इन दोनों बयानों को विरोधाभासी माना जाए, एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में देखा जाए, ये एक संदेश है या आगे बढ़ने की किसी तरीके की कोई कवायद है, या कहा जाए कि उम्र का असर है बाइडेन साहब के? हमारी साहब बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह सुबह आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम जनरल सिन्हा साहब। उनकी जानकारी बेमिसाल है। 3 साल से जब से ये चाइनीज महामारी ने पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया था, तो टिंग टिंग ने अपनी ओवरसीज विजिट्स बहुत कम कर दी थी। आपको ये भी मालूम है कि वो G20 समिट के लिए सितंबर में दिल्ली नहीं आया, तो सैन फ्रांसिस्को क्यों गया है, जहां पर एक्चुअल कारण तो है एपेक समिट। ये पहला है उसका विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 6 साल। क्यों जा रहा है वहां पर? मुझे ये लगता है सर, इसके 3 कारण हैं। एक तो कई चाइनीज टॉप बिजनेस लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया चीनी सरकार ने। 2, उसके मंत्री लापता हो गए। तो पिंग पोंग दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है, और एपेक में भी अमेरिका को भी, कि भाई देखो, हम अब वापस आ गए और हम व्यापार करने के लिए तैयार हैं। उसको कोई बिलीव नहीं करता। दूसरा, आपको ये भी पता है कि जब वो पहुंचा था सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर बहुत से प्रदर्शन हुए थे उसके बरखलाफ। कोई हाउडी डिंग बिंग इवेंट वहां पे कोई नहीं होगा, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए हुआ था ह्यूस्टन में 2019 में। सो शी बैकफुट पे है। क्या हो रहा है? इकोनॉमी हल्के हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा है। अमेरिका ने दरवाजा बंद कर दिया कटिंग एज टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बड़ा परेशान है। तो दूसरा कारण जो ये गया था देखने के लिए, परखने के लिए कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका कितना रिजिड है मेरे अगेंस्ट। और तीसरा उसका मेन आई थिंक इवेंट का ये फायदा था, ऑप्टिक्स। क्योंकि जाके फिर ये अपने देश में अपने लोगों को कहेगा, क्योंकि उसके लोगों के पास और तो कोई जरिया है नहीं। उनके पास जी मीडिया तो है नहीं, वहां पर वो देख नहीं पाते। तो वहां जाके उनको बोलेगा, देखो मैंने जो बाइडेन को एक घुसा मारा और वो गिर पड़ा, और अमेरिका तो अब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि सर, उसका जो स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय का, उसने क्या बोला था जी पिंग के जाने से पहले, कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका अपना रवैया बदलेगा और चीन के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएगा। हमेशा गलती दूसरे की होती है। लेकिन एम्बेसडर वोरा, अमेरिका की तरफ से भी जो संदेश दिया गया, इसमें तो दोहरी बातें नजर आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं बातचीत सार्थक हुई, रचनात्मक हुई, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग तानाशाह है। तो क्या चीन को यह गवारा होगा कि उनके राष्ट्रपति को तानाशाह कहा जाए, वो भी तब जबकि वो अमेरिका की जमीन पर मौजूद हैं? ये पहली बार नहीं है कि उसने तानाशाह कहा है। जब सबसे पहले जब जो बाइडेन बने थे राष्ट्रपति, उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई थी और उन्होंने 2 चीजें कही थी सेनेटर्स को। पहले कि पिंग पोंग की जिस्म में कोई डेमोक्रेटिक बोन नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, डेमोक्रेटिक बोन उनकी नहीं। और दूसरा, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन वो खा जाएगा। तो जब ये है, और आज अमेरिका में अक्रॉस द बोर्ड अगर एक वो लोग अमेरिकन लोग कहते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ी चुनौती है, वो रूस नहीं है सर। उनकी सबसे बड़ी चुनौती चाइना है इस समय। कि रूस यूरोपियन है, बाज आ जाएगा, लेकिन चाइना नहीं आएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो डबल मैसेज है, ये इसकी भूल नहीं थी जो बाइडेन की। भले ही वो सुपर सीनियर हो, वो जान के बताना चाहता था कि मैंने अच्छी बातें कह दी आपके बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हमारे 2 सिस्टम्स टोटली अलग। बिल्कुल एम्बेसडर, यही मसला है कि आखिर ट्रस्ट किया जाए या डिस्ट्रस्ट किया जाए, यानी ये मसला विश्वास का है, अविश्वास का है। और इसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्या मेजर जनरल के सिन्हा, क्योंकि सरहद के ऊपर अभी भी अप्रैल 2020 से लेकर आज तक हम कई राउंड की टॉक्स कर चुके हैं, और हमने हमेशा देखा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में कपलिंग और डीकपलिंग और रिकपलिंग की जब जब चर्चा होती है, उसका असर कहीं ना कहीं हमारी सरहद पर भी नजर आता है। अगर भारत के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि एक संदेश भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन से भी दिया है जनरल सिन्हा, और मैं आप चाहूंगा कि आप उसे भी व्यापक तौर पर समझा सकें कि आखिर क्यों उन्होंने कहा है कि दरअसल चीन ही है जो हमेशा वादा खिलाफी करता रहा है, वादे तोड़ता रहा है। मैं आप चाहूंगा कि आप उसे भी व्यापक तौर पर समझा सकें कि आखिर क्यों उन्होंने कहा है कि दरअसल चीन ही है जो हमेशा वादा खिलाफी करता रहा है, वादे तोड़ता रहा है।
मुझे लगता है कि जनरल सिन्हा तक आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन एम्बेसडर वोरा आप ने भी सवाल सुना होगा। दरअसल ये कपलिंग, रिकपलिंग, डीकपलिंग, जितने भी फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन असर भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले कहा गया कि दरअसल भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी के मसले ने चीन को परेशान किया है और इसी का बदला वो सरहद पर निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे इंडो पैसिफिक का इलाका हो, चाहे क्वाड का मसला हो, चाहे आकुस हो, ये तमाम कारण गिनाए जा रहे थे। लेकिन अब जब यह संदेश देने की कोशिश चीन और अमेरिका की तरफ से हो रही है, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से आया हुआ यह बयान लंदन से कि चीन वादा खिलाफी करता रहा है और भारत को इस मसले से निपटना होगा। 100% हमने तो वही कहा है जो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम में आज ये क्षमता है, ताकत है, आत्मविश्वास है कि हम ये चीजें ओपनली कह सकते हैं। जो बाइडेन ने जो कहा था कि ये तानाशाह है और इसकी सरकार का सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है, उसके पास भी ये ताकत है। बाकी कोई देश ये नहीं कहेगा सर। रूस वाले तो इटर्नल फ्रेंडशिप की बात करते हैं, पाकिस्तान चला जाता है तो वहां के उनके मंत्री, चीनी चपरासी भी जा रहा हो उसको रिसीव करने आ जाते हैं, एक्सेट्रा। दम बहुत कम देशों में है जो खड़े होके कह सकते हैं, लोग चाइना टाइगर, तू पेपर टाइगर है, तेरे में कोई दम नहीं है। सर जो ये मीटिंग हुई थी, मैं इसको आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मेरे को 50 साल हो गए कूटनीति, मैंने बहुत सी ऐसी बायलैटरल मीटिंग्स देखी, पार्टिसिपेट भी बहुत में किया है। ये दो थके हुए बुढ़े लोग ये भविष्य डिटरमिन करना चाहते हैं दुनिया का। इनमें से एक है जो कहता है मैं सारी दुनिया को जो मैं चाहता हूं मैं चाइनीज इमेज में बनाऊंगा, और दूसरा कहता है अबे जा भाग जा, हम दुनिया को बदलने नहीं देंगे, अमेरिकन डोमिनेटेड वर्ल्ड रहेगी। जब ये दोनों के बीच में फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है तो व्हाट प्रोग्रेस कैन यू एक्सपेक्ट? ये फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट, यही बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज का इस्तेमाल आपने किया एम्बेसडर वोरा। मैं जनरल सिन्हा का भी रुख करना चाहूंगा, वो भी हमसे जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही होगी। जनरल सिन्हा, कॉन्फ्लिक्ट जोन दुनिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि लगभग 2 साल पूरे करने जाएगी कुछ महीने बाद। इसके अलावा इजराइल हमास के बीच जंग चल ही रही है और साथ ही भारत के सरहद के ऊपर भी चीन के साथ जो टेंशन की लाइन है वो कुछ धुंधली जरूर हुई हो, लेकिन टेंशन बरकरार है, क्योंकि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात यदि होती तो इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के ऊपर क्या असर होगा, और भारत के साथ में जो टेंशन चीन के चल रहे हैं उस पर इसके क्या असर हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं? प्रणय, जय हिंद। देखिए, आज बड़ा प्रणय आपको बहुत अच्छा मानता हूं और दीपक बोरा जो तो एक्सलेंट है। देखिए, ये जो विश्लेषण जो मैं करता हूं ये एक रीअप्रोचमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और चाइना के बीच अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। कोई उसको तानाशाह कह देता है, कोई कह देता है कि एक सार्थक मीटिंग हुई है। देखिए, दुनिया इसी तरह चलती है। जो अमेरिका और चाइना चाहते हैं कि दुनिया पहले तो अमेरिका चाहता था कि यूनिपोलैरिटी से हम अभी वो एक्सेप्ट करने लगा है कि चाइना एक पावर है, बाइपोलर है, पर दुनिया नहीं मानती, भारत नहीं मानता। भारत, रशिया और दूसरी जो शक्तियां हैं मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं, हम मल्टीपोलैरिटी के तरफ मानते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और उसके ऊपर में डायरेक्ट ये दो शक्तियां जो आज मिली हुई दिखाई देती हैं, जो कि उसमें डिफरेंसेस ज्यादा हैं ना कि कहीं कन्वर्जेंस हैं। देखिए प्रणय, जो चीज खुलकर आई है, जब ये कहते हैं ना उनको आज अपना इंटरेस्ट है, और किस लिए हुआ, अमेरिका ये रियलाइज किया कि उसकी जो यूरोप में जो उन्होंने किया था, जो ट्रांस अटलांटिक में वो बदलना चाहते थे कि रशिया को दबा देंगे, कोई शक्ति ना बने, वो चाहते हैं इवन भारत उनका पिछलग्गू बन जाए, तो उसके तहत उन्होंने एक काम किया है। पहले वो चाइना को ये मानते थे कि ये हमारी होड़ है, हम आगे निकलना चाहते हैं। अब दोनों रियलाइज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। एक ट्रेड के ऊपर में करता है, एक मिलिट्री टू मिलिट्री ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। देखिए, ताइवान के मुद्दे में 2 टूक कह दिया उसने, उसकी कहीं भी नहीं, वो कहता है वन चाइना पॉलिसी, अमेरिका इसको मानता है। स्ट्रेटेजिक वहां पर उन्होंने एक बोलते हैं एम्बिग्युटी लगा रखा है ताइवान में। ताइवान को छोड़ देंगे, अमेरिका नहीं करेगा। हाँ, ओपन सी, ओपन जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वो एक बड़ा मुद्दा, वो अलग है। आज भारत के अंदर में, और बहुत अच्छा समय में ये आया है बयान। देखिए, भारत को हम इस तरह से चाइना, अमेरिका भी यूज नहीं कर सकता, हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ सकता। मैं ये मानता हूं नदर्न बॉर्डर में कोई टेंशन कम नहीं हुए हैं। चीजें इसलिए बदली हैं क्योंकि हम खड़े हैं। उनको पता है, चाइना को यह पता है कि यदि वो चू भी करेगा तो इंडिया उसको छोड़ने वाला नहीं है, और हम उस तरह से आएंगे
और हम अपनी शक्तियों पे करें, ना कि अमेरिका या दूसरे देशों के दम। जनरल सिन्हा, जरा ये भी समझाइएगा कि जो ये मुलाकात हुई राष्ट्रपति शी जिनपिंग की और जो बाइडेन की, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इजराइल हमास के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट भी है। इस कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर, क्योंकि ये माना जाता रहा कि ईरान की बैकिंग और ईरान के ऊपर चीन का प्रभाव, तो क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी मैसेज देने की कोशिश होगी कि कहीं भैया इस मामले को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, थोड़ा कंट्रोल किया जाए, वरना ये आग अगर फैली तो सबके दामन तक जाएगी? देखिए प्रणय, ये आग तो फैलेगी नहीं। पहले तो ये मैं बता दूं, यदि ये भी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड अभी तक तो आप देख रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में। ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ेगा तो ये जाएगा हिजबुल्लाह के ऊपर में, और वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हो सकता है ईरान पकड़े। देखिए, चाइना ने एक चीज तो एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका ने, कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर में एक चाइना भी एक दावेदार हो चुका है। आज क्यों घबरा रहे हैं? जब इन्होंने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा, चाइना में 4 अपने नेवल शिप्स को वहां भेज दिया। आज ओमान के अंदर में ये तो दूसरा बेस बनाने वाला है चाइना, और उसके लिए अमेरिका बहुत चिंतित है। देखिए, वो पहले जिबूती में था, अब वो ओमान मान रहा है। तो आज के दिन में ईरान तो ऑलरेडी उनके $440 की ये है। तो अमेरिका भी ये कह रहा है और ये मानना कि आप कुछ करिए यहां पर ईरान को। तो अमेरिका भी स्पेस दे रहा है चाइना को कि आपका स्पेस है। पहले ही नहीं मानता था, वो नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में चाइना का कोई स्पेस आए। आज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक को करने के लिए तैयार है। देखिए, यहां पर ये चीज आप ये समझ के चलिए, जो मेरी अपनी आकलन कहती है, दीपक बोरा साहब इसको ज्यादा समझते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर में भी जो पावर, एक कलेक्टिव मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया एक पोलैरिटी की बात कर रहा है, रशिया एक पोलैरिटी की बात करता है, जिसको चाइना और अमेरिका दोनों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो रेडी हो गए हैं अभी कि ये 0.02 जो आपका कोल्ड वॉर है, वो सिस्टम आ चुका है। देखिए, यही चीजें होती थी और कोल्ड वॉर। बिल्कुल जनरल सिन्हा, ये मैं इसी सवाल के साथ एम्बेसडर वोरा का भी रुख करना चाहूंगा। एम्बेसडर वोरा, अमेरिका की नीति हमेशा दोनों पलड़ों को साधने की रही है। वो अमेरिका भारत को भी साथ में रखना चाहता है, चीन को भी बैलेंस करके रखना चाहता है। इसी तरीके का खेल उसने दुनिया के हर इलाके में खेला है। लेकिन ये जो ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट वाला मामला है, इसके अंदर भारत के लिए लेसन्स के लिहाज से अगर कहा जाए तो क्या इसमें से निकल के आ सकते हैं? और आगे जो फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन अगर आपसे मैं पूछना चाहूं कि आखिर भारत के लिए कहां वो चैलेंज की फॉल्ट लाइन से उभर कर आती हैं, अगर ऐसे में, जबकि आप बता रहे हैं कि चीन की मजबूरी अमेरिका है और अमेरिका की मजबूरी चीन है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है कई मोर्चों पर। चीन ये बताने की कोशिश करता है कि मैं सुपर पावर हूं। एक ग्रीक फिलॉसफी में, ग्रीक क्लासिकल थॉट में कॉन्सेप्ट है थुसिडाइडिस ट्रैप, कि जब एक उभरती हुई शक्ति आती है तो एस्टैब्लिश शक्ति को चैलेंज करती है और जंग होता है। टोटल नॉनसेंस। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये वेस्टर्न लोगों ने बना रखा है। चाइना अपने आप को इसको बहुत प्रचार करता है कि देखो जी, मैं तो उभरती हुई शक्ति हूं, मैं सुपर पावर हूं। किस बात का सुपर पावर है? सोवियत संघ होता था सुपर पावर मिलिटरीली, इकोनॉमिकली सोवियत संघ 4th वर्ल्ड था, 3rd वर्ल्ड भी नहीं था, बिल्कुल बेकार की इकोनॉमी थी। अब ये चाइना जो अपने आप को बड़ा बताता है, इसके पास मिलिट्री पावर सर नहीं है। अगर होती तो ये ताइवान को कब से हड़प कर लिया होता। फिलीपींस की एक बात बता देता हूँ, आपने तो नोटिस की, यू आर अ वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट, कि जब कुछ पंगा लिया था फिलीपीन शिप्स के साथ, तो अमेरिका ने उनको वार्निंग दी थी, सही 1 महीने की बात है, कि देख टाइगर, अगर फिलीपींस के साथ तेरा जंग हुआ तो हमारी ट्रीटी है, डिफेंस ट्रीटी, हम उसमें कूद पड़ेंगे फिलीपींस के पक्ष में। चाइना पीछे हट गया। उसमें ताकत नहीं है सर मिलिटरीली कुछ करने की। इकोनॉमिकली उसकी हालत बड़ी खराब है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितना ऊंचा चला गया। अब उसकी डेमोग्राफिक कोलैप्स हो रहा है, तो पिंग पोंग जाके चाइनीज लेडीज को कहता है घर में बैठ के बच्चे पैदा करो। वो 1 चाइल्ड पॉलिसी अमृतसर चली गई। ये सारी चीजें देखते हुए पिंग पोंग पे बहुत प्रेशर है, लेकिन वो वापस जाके अपने लोगों से कहेगा, देखो जी, मैं मैदान फतेह करके आ गया हूं। रणनीति की बिसात पर चीन की अगली चाल क्या है, यही समझने की कोशिश लगातार दुनिया भी करती रहती है। जी न्यूज़।